ये विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तीसरा जो टॉपिक है ये चौथा। 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले पढ़े थे हमने धातु रूप, उसके बाद हमने पढ़े थे शब्द रूप, उसके बाद हमने पढ़े थे वर्ण विचार और इसके बाद होती है संधि। बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा टॉपिक है और बहुत से प्रश्न इसके आते हैं और गलत भी हो जाते हैं। इतना हार्ड टॉपिक है नहीं, सिर्फ समझने का फर्क है। अगर ध्यान रखेंगे यहाँ पर तो अच्छे से समझा जा सकता है। सबसे पहले संधि शब्द बना है सम उपसर्ग। धा धातु और की प्रत्यय लगा है जो कि कौन से सूत्र की सहायता से लगता है? उपसर्गे ढोकी सूत्र से की प्रत्यय लगा है और यहाँ पर शब्द बना है संधि। संधि शब्द की निष्पत्ति हुई है। सम उपसर्ग धा धातु और ये जो की लगा हुआ है वो की उपसर्ग धोकी की प्रत्यय से लगा हुआ है, जहां पर क का लोप हो जाएगा और शब्द बन जाएगा संधि। अब संधि का मतलब होता है मेल। अब किसका मेल? हमने साधारण से परिभाषा पढ़ी है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये पढ़ा है। लेकिन वो संधि नहीं है, ये 2 वर्ण है। मैंने आपको लिख दिया क और ख। क्या ये संधि है? इसको जोड़ देंगे कख बन जाएगा। ये संधि हुई। 2 वर्णों के मेल को संधि नहीं कहेंगे। संधि किसको कहेंगे? संधि कहेंगे विद्या प्लस आलय। अब इसके आ में और इसके आ में जो विकार उत्पन्न होगा उसी का नाम होगा संधि। अब संधि की परिभाषा क्या हुई? 2 शब्द, ये दोनों शब्द हैं विद्या और एक आलय, 2 शब्दों के अत्यंत निकट होने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण इनके समीप होने पर जो विकार आता है, नया विकार उत्पन्न होता है उन शब्दों के जुड़ने से, उसे संधि कहते हैं। संधि 2 वर्णों का मेल नहीं है। फिर से देखो, विद्या और आलय ये बहुत नजदीक आके दोनों शब्द, इनको जोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं विद्या आलय जाता हूं, ऐसे नहीं बोलेंगे। अब उसको विद्यालय बढ़ाना है तो पहले शब्द का जो विद्या है उसका अंतिम वर्ण है वो आ है, दूसरे शब्द का आलय का पहला वर्ण आ है। इन दोनों के ज्यादा नजदीक आ जाने से अब इनको एक साथ हम बोलना चाहते हैं और एक साथ बोलने पर जो नया विकार उत्पन्न होगा अर्थात इसका आ और इसका आ मिल करके एक आ बना लेगा और बन जाएगा विद्यालय। इसी को कहते हैं संधि। 2 वर्णों के अत्यंत निकट होने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। बड़ी सुंदर परिभाषा जिसको हमें सही तरीके से समझना है। परीक्षा में जहां कई किताबों में देखेंगे 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्ण तो कोई से भी जोड़ दो उनको फिर संधि कहेंगे। अच्छा और टैग को जोड़ेंगे तो संधि हो जाएगी? कभी नहीं होगी। अब बात करते हैं संधि के प्रकारों की। परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा है 2 शब्दों के अत्यंत निकट होने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में
जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पर ये जो आ है और ये जो आ है, इन दोनों आ में आ बन गया एक और नया शब्द जो जोड़ा वो बन गया विद्यालय। इस प्रकार से यहाँ पर संधि हो गई। ये आ और आ मिलकर के एक आ बन गया विद्यालय। तो ये बड़ी अच्छी सी परिभाषा जिसे हम बड़े स्तर पर याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बड़ा स्तर है ये, क्योंकि छोटे स्तर पर तो डायरेक्ट कहा जाता है, बस वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इस प्रकार से संधि की ये परिभाषा। इसके बाद संधि के भेद। संधि के भेद अर्थात यहाँ पर लिखेंगे हम संधि। संधि के भेद होंगे तीन भेद होंगे। इधर लिखेंगे स्वर संधि। नंबर 1। नंबर दूसरा भेद व्यंजन संधि। और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब कब होगी स्वर संधि? संधि विच्छेद प्लस लगा हुआ होता है। इसके पहले भी स्वर, इसके बाद भी स्वर और रिजल्ट जो हमारे पास में रहेगा वो भी स्वर। ये स्वर संधि की परिभाषा है। प्लस के पहले स्वर होगा, प्लस के बाद स्वर होगा और इन दोनों का एक नया स्वर बन जाएगा। स्वर कितने होते हैं? स्वर 13 होते हैं, जो हमने पहले पढ़ लिए। हर्ष व दीर्घ को मिलाकर के 13 जो स्वर होते हैं, उन 13 स्वरों के ही बारे में कहानी होगी। 13 में से कोई एक प्लस के पहले आएगा, 13 में से कोई एक प्लस के बाद आएगा और परिणामतः एक नया स्वर बन जाएगा। 13 में से ही कोई एक, वहां पर होगी स्वर संधि। व्यंजन संधि किसको कहेंगे? व्यंजन अर्थात हल, हलंत जो लगा हुआ है वो व्यंजन होता है। हल या व्यंजन संधि स्वर को कहते हैं अच संधि। ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो नाम थे। अब इसमें कब होगा? प्लस के पहले कोई ना कोई व्यंजन रहेगा। अब व्यंजन कैसे रहेगा? व्यंजन मतलब उस वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ रहेगा और उसके बाद क्या आ सकता है? या तो स्वर आ सकता है या फिर व्यंजन आ सकता है। इस स्थिति में संधि होगी, वो होगी व्यंजन संधि। अब इस व्यंजन संधि में हमें कौन कौन सी संधि पढ़नी है वो सब हम पढ़ेंगे। विसर्ग संधि, प्लस के पहले क्या होगा? प्लस के पहले विसर्ग होगा। और विसर्ग कैसे? विसर्ग का मतलब ये दो बिंदु लगे होंगे प्लस से पहले और इसके बाद आने वाला स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है और परिणामतः हमें जो प्राप्त होगा वो संधि प्राप्त होगी। कौन सी? विसर्ग संधि। अब इनमें हमें कौन सी संधियां पढ़नी है ये सब हम 1 by 1 क्रम से बात करेंगे। और दावे के साथ कहता हूं कि संधि कभी भूलोगे नहीं, कभी भी जीवन में, पर इनको अच्छे से इस डायग्राम को समझना है। नंबर 1 स्वर संधि में जब हम स्वर संधि के भेद पढ़ते हैं, इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहले तो ये परिभाषाएं हुई, परिभाषाओं को देख लेते हैं, फिर हमें कौन कौन सी पढ़नी है स्वर संधि में। 5 संधियां पढ़नी है।
5 क्या पढ़ने को तो 8 पढ़नी है, लेकिन पहले 5 मुख्य मुख्य लिख लेते हैं। नंबर 1 हमें पढ़नी है दीर्घ संधि, नंबर 2 हमें पढ़नी है गुण संधि, नंबर 3 हमें पढ़नी है वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 हमें पढ़नी है यण संधि, नंबर 5 हमें पढ़नी है अयादि संधि, और 3 अन्य जो कौन कौन सी है, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। इस प्रकार से 8 संधियां हमें यहां पर पढ़नी है। स्वर संधि में व्यंजन संधि अथाह है, पहले विसर्ग संधि लिख दो क्योंकि ये फिक्स होती है, ये 4 संधियां हमें इसमें पढ़नी होगी, वो 4 ही विसर्ग संधियां हैं। नंबर 1 उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग। नंबर 2 लोप विसर्ग संधि, नंबर 3 ऋत्व विसर्ग संधि, और नंबर 4 सत्व विसर्ग संधि। कोई बात नहीं, कभी नाम सुने ही नहीं होंगे, परंतु चिंता मत करो, इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा कि संधियों की आदत लग जाएगी, लत लग जाएगी कि मुझे तो संधि के प्रश्न हल करने हैं, ये मेरी गारंटी है। बस यहाँ ध्यान रखते रहे। यहाँ अथाह है, ये सागर है संधियों का, बहुत सारी संधियां हैं इसमें, लेकिन फिर भी कुछ है कि मैं नाम लिख देता हूं जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले संधि पढ़नी है सचुत्व, नंबर 2 षटुत्व, नंबर 3 जसत्व, नंबर 4 चरत्व, नंबर 5 अनुस्वार, नंबर 6 तुगागम, नंबर 7 छत्व, नंबर 8 अर्श्वर्ण। बहुत सारी संधियां पढ़नी है, बहुत सारी पढ़नी है, कोई कमी नहीं है, इन सब में तो पढ़े उतनी ही कम है, परंतु कुछ एक मैंने नाम लिख दिए हैं। ये सारी संधियां हमें पढ़नी है इनमें, तो नोट कर लें इनको, फिर बढ़ेंगे हम स्वर संधि की ओर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि पढ़ने से पहले हमें पूरे जो 13 स्वर है उन 13 स्वरों के बारे में एक बार फिर से जानकारी कर लेनी है। सबसे पहले है अ, इसका ह्रस्व रूप दीर्घ रूप आ, फिर ह्रस्व ई, इसका दीर्घ रूप बड़ी ई, फिर उ, इसका बड़ा रूप उ। क्रमबद्ध में ये नहीं आएगा, क्रम में पहले आता है री, कोई बात नहीं, री, फिर दीर्घ री, फिर री, फिर ए, फिर ऐ, फिर ओ और फिर औ। इन 13 स्वरों की कहानी पढ़नी है। स्वर संधि में इन 13 के बारे में जो भी प्रोसीजर है, मतलब प्लस के पहले, इस प्लस के पहले कोई भी एक ले लीजिए उठा करके, जैसे ये ले लिया ए, और प्लस के बाद इनमें से कोई भी एक ले लो, जैसे ले लिया ओ। ये कहानी पढ़नी है। प्लस के पहले 13 में से कोई एक, प्लस के बाद 13 में से कोई एक होगा क्या, बढ़ेगा क्या, जो भी बढ़ेगा वो हम आपको बता देंगे, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे कल। स्वर संधि के बारे में यहां तक की कहानी को आपको समझना है। इस कहानी को समझ लेने के बाद मैं आपको एक साथ समझा दूंगा कि ए और आ के साथ में 13 जुड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ए और आ फ्री हो गया, 13 जुड़ गए,
ई और ई को लेकर के 13 जोड़ देंगे, क्या बन गया? फिर उ और उ को लेकर के 13 जोड़ देंगे, री को 13 के साथ में, री को 13 के साथ में, ए को 13 के साथ में, ऐ को 13 के साथ में, ओ को 13 के साथ में, औ को 13 के साथ में जोड़ देंगे। सारी स्वर संधि वहीं पर खत्म हो जाएगी 8 नियमों में, उनको अपन समझेंगे। इतना सरल है कि हमें जाना नहीं है स्वर संधि पे, दीर्घ संधि में जाए, गुण संधि में जाए, वृद्धि में जाए, यण में जाए, आय आदि में जाए, उनमें परिभाषाओं में बिल्कुल भी नहीं जाना है। केवल सारे वर्ण लिखते गए और उनके साथ में स्वरों के साथ में अन्य स्वरों को जोड़ते गए, परिणाम क्या मिला उस परिणाम के बारे में अपन बात करेंगे कल। तो यहाँ तक आपको सबको याद करके आना है। धन्यवाद।